हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला भाग देखेंगे जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, जीटीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न को रखे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 40 नंबर। 1990 और 91 की औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं किया गया था इस औद्योगिक नीति में? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, संरक्षण। ठीक है, जून 1991 में, ठीक है, जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार बनी, तो उसके बाद जो है देश की आर्थिक नीतियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया और उसके बाद एक महीने बाद जो है 24 जुलाई 1991 को सरकार ने जो है औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा की थी और इस नई औद्योगिक नीति में जो है 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर जो है अन्य सभी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, 18 को छोड़ करके जो है बाकी सभी को जो है लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था और उसमें निजीकरण भी सम्मिलित था, विदेशी निवेश भी सम्मिलित था, लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति कर दी गई थी, संरक्षण उसमें सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई थी? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी की मंजूरी मिलने के बाद जो है इसे 2007 से लेकर के 2012 ईस्वी तक लागू किया गया और इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे जैसे तीव्रतर विकास के साथ अधिक संहित समृद्धि की दुतरफा रणनीति। ठीक है, तो उसमें जो है समावेशी वृद्धि पर जो है पुरजोर समर्थन किया गया था। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से लेकर के जो है 2012 तक थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है। वर्तमान वर्षों में देखा जाए तो वर्तमान वर्षों में भारत की जो प्रमुख आयात वस्तु है वो खनिज तेल है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत अगर देखा जाए तो भारत के विदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और यह वृद्धि व्यापार की मात्रा एवं मूल्य दोनों में हुई है। ठीक है, और भारत में विदेशों से जो है आयातक वस्तु में सर्वाधिक भाग खनिज तेल का होता है क्योंकि भारत अपने उपयोग का केवल 1/3 तेल ही उत्पादित करता है और शेष तेल जो आते हैं वो कहाँ से, वो विदेशों से आयात किए जाते हैं। तो प्रमुख आयात वस्तु जो माना जाता है भारत का वर्तमान में वो खनिज तेल माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है क्योंकि? मशीनीकरण संभव नहीं है क्योंकि जोत उपविभाजन और विखंडन के कारण। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम जोत की सीमा निर्धारित की गई और अधिक जनसंख्या के कारण बड़े खेत तथा कृषि फर्मों की संख्या कम है। इसी कारण जो है भारतीय कृषि में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोत उपविभाजन और विखंडन के कारण जो है मशीनीकरण संभव नहीं है भारतीय कृषि व्यवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य होता है? तो आर्थिक वृद्धि, कीमतों में स्थिरता, रोजगार की उत्पत्ति। तो यहाँ पे सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सभी इसमें आ जाएंगे। सरकार की जो आर्थिक नीति होती है उसका एक भाग जो कर और अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने और उसे विभिन्न मदों पर जो है खर्च करने का निर्णय करता है और राजकोषीय नीति को लागू करने वाला जो है मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन उसका बजट है। इसका उद्देश्य जो है रोजगार की उत्पत्ति, आर्थिक वृद्धि और कीमतों में जो है स्थिरता आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राजकोषीय नीति से सभी इसमें आपका उद्देश्य में आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय है। तो अंतिम उपाय क्या माना था? तो सरकारी व्यय माना था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। केन्स के
रोजगार सिद्धांत में जो है मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय सरकारी व्यय माना था, क्योंकि सरकार जो धन व्यय करती है उससे बाजार में तेजी आती है तथा पुनः अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकारी व्यय उसका अंतिम उपाय माना था अर्थव्यवस्था को उबारने में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय स्रोत है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत क्या है? तो विक्रय कर। ठीक है, विक्रय कर प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत माना जाता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों का जो सर्वाधिक जो है 68.7% लोग जो है कृषि कार्य करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है व्यापार कर, जिसे बिक्री कर या विक्रय कर भी कहते हैं। ठीक है, और स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क का योगदान दूसरे स्थान पर इसका माना जाता है। ठीक है, तो विक्रय कर पहले स्थान पर आता है और स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है ये दूसरे स्थान पे आ जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का सार्वजनिक आय का स्रोत में। ठीक है, तो पहले स्थान पे विक्रय कर है या जिसे व्यापार कर भी कहते हैं, और दूसरे स्थान पर स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क ये दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई गई है। तो जोत की सीमाबंदी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जोत की सीमाबंदी से। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एक व्यक्ति के नाम अधिकतम जोत की सीमाबंदी कर दी। ठीक है, ताकि भूमिहीनों को भी कुछ भूमि मिल सके। लेकिन सरकार का यह उपाय बहुत कारगर नहीं हुआ, क्योंकि जिसके पास अधिक जमीन थी वह अपने परिचित या संबंधियों के नाम से रजिस्ट्री करके जो है अपना हक बनाए रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जोत सीमाबंदी आपका करेक्ट हो जाएगा। भूमि सुधार के संबंध में उपायों में अधिक कमी पाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में लघु उद्योगों में निवेश की राशि की सीमा कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 लाख से 2 करोड़ के बीच। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लघु उद्योग क्षेत्र जो है विगत लंबे समय से देश की आर्थिक प्रगति में सकारात्मक योगदान अपना देता रहा है। वर्तमान में लघु उद्योगों में जो है निवेश की सीमा जो है 10 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 50 करोड़ से कम निर्धारित है। और लघु उद्योगों की समस्या के समाधान के लिए जो है नायक समिति का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो इसका जो निवेश राशि माना गया है तो 10 लाख से 2 करोड़ के बीच इसका निवेश राशि जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसके लिए लघु उद्योग के लिए एक समिति की गठन की गई थी, नायक समिति की गठन। ठीक है, नायक समिति की गठन की गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नायक समिति जो है किससे संबंधित है? तो लघु उद्योगों से संबंधित ये समिति बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है। तो भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो संरचनात्मक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है देश के पिछड़ेपन तथा गिरे हुए आर्थिक विकास के स्तर का परिणाम है। अल्प विकसित देशों में विशेष रूप से इस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को दीर्घकालीन आयोजन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप भी इसी प्रकार का माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में भारत आता है और वहाँ पे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी की स्वरूप पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो है बचत तथा निवेश की दरों में जो है वृद्धि आई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता मजबूत हुई है और व्यक्तियों में उपभोग में वृद्धि हुई है। व्यक्तियों में जागरूकता, शांति और राजनीतिक स्थिरता के कारण जो है बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है। नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का नीति का आधार क्या है? तो शिशु उद्योग तर्क है।
ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1948 को की गई थी। और 24 जुलाई 1991 को जो है सरकार ने औद्योगिक नीति में जो है व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की। और सरकार के नवीन उद्योग को जो है संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार जो है शिशु उद्योग तर्क बनाया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, 2013-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है। 13-14 में भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये वृद्धि दर थी 4.8%। ठीक है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है? राष्ट्रीय आय से ये तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है राष्ट्रीय आय की जांच। ठीक है, और इसमें जो है विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। अगर देखा जाए तो 2013-14 में जो है भारत द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो है 4.8% आंकी गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल आधार था किस पंचवर्षीय योजना का? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के निदेशक थे कौन? महालनोबिस। ठीक है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ये कौन थे? तो ये भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता के निदेशक थे। ठीक है, और इन्होंने एक मॉडल निकाला था और इस मॉडल पर आधारित जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी 1 अप्रैल 1956 से लागू की गई थी और 1961 तक ये चली थी। ठीक है, और इस योजना का मूलभूत उद्देश्य था औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था। और इसके अतिरिक्त जो है 1956 में घोषित की गई औद्योगिक नीति में जो है समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। इसी को जो है महालनोबिस मॉडल बताया गया था। तो ये महालनोबिस मॉडल जो है शुरू हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। तो मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में मौजूद होती है? तो ये कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः जो है कृषि क्षेत्र में मौजूद है। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत जो है किसी विशेष मौसम या अवधि में जो है प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। और भारत में जो है कृषि क्षेत्र में सामान्यतः 7 से 8 माह ही काम चलता है तथा शेष महीनों में खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है। इसलिए जो है इसको जो है मौसमी बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है किसको? कृषि क्षेत्र को। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। छिपी हुई बेरोजगारी किससे संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से। ठीक है, दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। पिछला क्वेश्चन था आपका मौसमी बेरोजगारी और यहाँ पे भारत में छिपी बेरोजगारी, और दोनों जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी जो है मुख्यतः किसी क्षेत्र से संबंधित है। नर्स तथा आर्थर लुईस ने जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का विकास के संदर्भ में प्रयोग किया है। वे घने बसे हुए जो है कृषि प्रधान देशों में खेती संबंधी इस तथ्य को महत्वपूर्ण मानते हैं कि वहाँ पर जो है कृषि में जितने लोग लगे हुए हैं उन सभी का उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए इस व्यवसाय में लगा रहना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी और आपका मौसमी बेरोजगारी ये दोनों जो है आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है कौन सा स्रोत? तो ये है व्यावसायिक बैंक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्तमान में जो है व्यावसायिक बैंक भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना जाता है। मार्च 2017 में जो है सहकारी बैंकों का जो 79% हिस्सा जो है कृषि शाख पर जो है रखा गया था। तो यहाँ पे व्यावसायिक जो बैंक है ये आपका भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक माना जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है?
तो सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का जो है सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता माना जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जो है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। आज़ादी के बाद एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से जो है उसका स्वरूप बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय कृषि से संबंधित है? भारतीय कृषि से संबंधित है कौन सी विशेषताएं? तो हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी, ये भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, ये सही है आपका। उच्च उत्पादकता, ये नहीं होगा। बड़े किसानों की अधिकता, तो ये भी नहीं है, छोटे किसान भारत में पाए जाते हैं। मानसून की अनिश्चितता, ये आपका भारत में भारतीय कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो पहला और चौथा आपका इसमें से सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1952 में किया गया था। 1952 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग बड़े उद्योग हैं, जबकि हथकरघा उद्योग जो है ये लघु उद्योग से जो है पहली पंचवर्षीय योजना में 3 नए अलग अलग बोर्ड की स्थापना किया गया था, जिसमें हथकरघा उद्योग का जो है 1952 में स्थापना किया गया था। और इसमें जो है हस्तशिल्प एक बोर्ड आया था, बना था। ठीक है, हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, इसकी भी स्थापना जो है 1952 में ही किया गया था। ठीक है, और इसमें एक और था, इसके अंतर्गत आया था अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग, ठीक है, आयोग, और इसकी स्थापना जो है 1956 में किया गया था। ये लघु उद्योग के लिए जो है ये सारे संगठन को जो है इसमें बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार जो है देखा जाए तो हथकरघा उद्योग एक महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। ठीक है, तो हथकरघा उद्योग से ही हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा ही जो है अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना भी जो है 1956 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है आपका हथकरघा। अगर हथकरघा नहीं रहता है, हस्तशिल्प रहता है, तो दूसरे स्थान पे ये आ जाता है आपका। अगर हस्तशिल्प भी नहीं है तो खादी एवं ग्रामोद्योग, ये तीनों जो है लघु उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, अंत्योदय योजना संबंधित है। तो अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान से। ठीक है, समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान से जो है अंत्योदय योजना आपका जो है संबंधित है। अंत्योदय योजना समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। और अंत्योदय अन्न योजना का जो है शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 25 दिसंबर 2000 को अपने 76वें जन्मदिन पर जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और यह योजना जो है निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति नाम संबंधित है। तो किससे संबंधित है हरित क्रांति? तो आप लोग जानते होंगे कृषि से, कृषि उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का श्रेय जो है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, आप लोग जानते होंगे नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। और भारत में जो है देखा जाए तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को, जिसको भी याद रखिएगा। ठीक है, विदेश में देखा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, अमेरिका के जो थे हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना जो है आधारित है? तो ये सोवियत योजना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोवियत योजना प्रणाली पर जो है भारतीय योजना आधारित है। स्टालिन ने 1920 में पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम सोवियत संघ में लागू किया था, और उसी के आधार पर जो है भारतीय योजना को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।